नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। आज हमारी खास पेशकश फेस टू फेस में एक नए मेहमान में। आपको पता ही है कि हम इस समय अयोध्या में हैं और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्रीमान लल्लू सिंह जी, उनके बारे में यहाँ कुछ मैंने सुना तो मेरी उत्सुकता हुई उनसे भी मिला जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए। 2024 में क्या है उनके अपने सपने, जनता के कितने पूरे किए, अपने कितने पूरे हुए, उस पर हम खुल के बातचीत करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, एक राजनीतिक सवाल, क्योंकि अब सीधे बातचीत शुरू हो जाए। विगत 5 वर्षों में लगातार यहाँ पे जो भी काम होता रहा, लेकिन आपकी छवि एक ईमानदार नेता की रही है। लोग यहाँ पर, हमने उनसे भी बातचीत की। मुझे ये बताइए कि पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको अपने ही सरकार के खिलाफ बीच बीच में कुछ ना कुछ शिकायत करनी पड़े। अभी आपने कुछ शिकायतें करी जिसपे सरकार ने कुछ एक्शन भी लिया, वो मसला थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, पार्टी में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि हम शिकायत पार्टी में कर रहे हैं। बहुत चीजें क्या होती हैं शासन सत्ता में कि वो अनदेखी रहती हैं, उसकी जानकारी नहीं हो पाती, तो उसकी जानकारी देने का हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वो किसी प्रकार का कोई और मामला नहीं है उसमें। अच्छा। तो अब उसको आप अन्यथा न लीजिए, क्योंकि सरकार हर चीज नहीं जान सकती ना, तो हम ही लोग तो सरकार के हाथ पांव हैं। सरकार को बताने का काम हम लोग करेंगे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अच्छा सर, मुझे बताइए, आप यहाँ एमपी हैं अयोध्या में। अभी अचानक से यहाँ पे बहुत सारे यात्री आ रहे हैं बाहर से, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो थोड़ा सा प्रेशर तो आपके ऊपर भी आया होगा यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर अयोध्या में आपकी के लोकसभा में इतनी पावर है कि इतने लोग जो आ रहे हैं, उनका खाना, रहना, ट्रैफिक जाम, क्या व्यवस्थाएं हैं, जगह हैं? 2014 में जब इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद हम सब अयोध्या वासियों के मन में अब विश्वास हो गया कि अब भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। और हम सब लोगों ने प्रयास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम हैं उसको स्वीकृत कराने का काम शुरू किया। रेलवे लाइन का दोहरीकरण, मेडिकल कॉलेज, अयोध्या स्टेशन और भी बहुत सारे काम, सड़कों का काम है, 4 लेन का। उसके पीछे उद्देश्य था कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो और जब भगवान राम लला विराजमान हो तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग आएंगे, उनको आवागमन की सुविधा ठीक से मिल सके और रहने की सुविधा भी भविष्य में ठीक से मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि अयोध्या आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करना और दुनिया का सुंदरतम नगर बनाना है, तो माननीय मोदी जी की सोच के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं और हम सारे छोटे कार्यकर्ता भी निरंतर उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आए तो उनका हम सब स्वागत कर सके, उनको बहुत सारी सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को मिलती है या पर्यटकों को, उनको उपलब्ध करा सके। उस दृष्टि से हम सब लोग लगे हुए हैं और हमको विश्वास है कि 2-3 सालों में बहुत सारे काम हो जाए। अच्छा सर, मैं भी 2-3 दिनों से हूँ आपके शहर में, तो मैंने यहाँ एक बेसिक जो प्रॉब्लम देखी है वो है ट्रैफिक जाम की। तो क्या अभी उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? बहुत ज्यादा यहाँ पे है। नहीं, ट्रैफिक जाम को भी समाप्त करने के लिए सड़कें चौड़ी करने का काम शुरू। जी, जो श्रद्धालु है वो थोड़ा सा परेशान है। तो अयोध्या नगर में सड़क चौड़ी ना होने के कारण भी ट्रैफिक है, वो भी काम शुरू हो गया। साल भर में वो काम सब अच्छा हो जाएगा। 24 तक मतलब आपका प्रयास है? जो टेंडर सब हो गए हैं। रायबरेली से लेकर अयोध्या तक 4 लेन बन रही है। फैजाबाद से प्रतापगढ़ तक 4 लेन बन रही है, अभी बन नहीं रही है, मैंने स्वीकृति की कगार पर है।
मतलब बजट वगैरह पास हो गया है। और बजट उसमें NHI जो स्वीकृत कर देता है तो बजट को बहुत समस्या नहीं। फिर अकबरपुर तक 4 लेन बन रहा है, अकबरपुर से जौनपुर तक 4 लेन, वो भी शीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। लखनऊ से अयोध्या गोरखपुर 6 लेन शीघ्र ही मतलब बनना। ये सड़कों का जितना भी जाल है वो आप बिछा रहे हैं। सड़कों का देखिए सबसे बड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है सड़कों का, रेलवे लाइन का और हवाई अड्डे का, कि लोग आ सके। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, वो भी उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम भी हम जुलाई अगस्त तक पूरा कर लेंगे। पूरा जमीन अब उपलब्ध हुई है, प्रदेश सरकार ने दिया है, तो भी शीघ्र बनना मतलब काम चल रहा है। आपका टारगेट है कि 24 तक आप नहीं, अधिकांश काम जो पहले से चल रहे हैं जी वह 23 तक पूरे हो गए। अच्छा 23 तक, 24 नहीं हो। अच्छा ठीक है सर, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक आपका बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आया हुआ है, वो बहुत जो है ना अब प्रचलित है, लोग उसमें बातचीत भी कर रहे हैं। आपका एक स्टेटमेंट आया कि आपने खुद को शबरी कहा था और PM मोदी को राम कहा। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा। हमने ये नहीं कहा। अच्छा समझे, न राम वो हो सकते न हम शबरी हो सकते। जी हमने ये कहा था, जी उदाहरण दिया था। अच्छा एग्जाम्पल। जैसे प्रभु श्री राम का शबरी इंतजार करती थी, वैसे अयोध्यावासी 500 सालों के संघर्ष के बाद जिस भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त की मोदी जी के कारण हुआ है, उनका इंतजार अयोध्यावासी कर रहे हैं। तो उसको किसी पत्रकार ने अपने लिख दिया। अच्छा अरे मेरा सवाल इसके बाद फिर यही था कि अगर आप स्वयं को आप शबरी नहीं, हम स्वयं को मोदी जी को कैसे कह सकते राम अच्छा नहीं, राम तो कोई हो ही नहीं सकता। जी और हमारे में शबरी बनने की भी क्षमता नहीं है, तो हम कैसे कह दें। जी मैं फिर आगे बढ़ूंगा सर। ये हाल ही में फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है अभी, है ना? तो मेरा सवाल ये है कि आप इस नाम बदलने वाली राजनीति से क्या सोचते हैं, कितना वाकई मतलब इसको आप सही मानते हैं, आप गलत मानते हैं? नहीं, चूंकि अयोध्या फैजाबाद से अयोध्या जनपद हुआ जी, तो अयोध्या जनपद होने के नाते फिर उसमें फैजाबाद के नाम पर कुछ विभाग रहे तो ये उचित नहीं। इसलिए जैसे अयोध्या कैंट फैजाबाद रेलवे स्टेशन था, उसको अयोध्या कैंट कराया गया। जैसे फैजाबाद कैंट था, उसको भी अयोध्या कैंट। आकाशवाणी जो है उसको भी अयोध्या किया। जब समान रूप से सब रहेगा तो किसी को कठिनाई नहीं होगी, किसी आम आदमी एक नाम रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए फैजाबाद हटा दिया गया, मतलब और तो कुछ नहीं है। नहीं, और ना होने कोई मतलब नहीं, क्योंकि अयोध्या को पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। इसलिए फैजाबाद की जगह पर उसको अयोध्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उसी आधार पर सभी विभागों का नाम अयोध्या हो, उनके विभाग के साथ यह प्रयास हो, ताकि वो दूरगामी फिर उसके कुछ परिणाम दिखेंगे। इसलिए खैर सर, मेरा सवाल ये है कि एक सांसद के तौर पर आप जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से आप राम मंदिर के पीछे आपकी पार्टी भी लगी, आप भी लगे हुए हैं कि हाँ सब कुछ बन जाए, कल को सब कुछ अच्छा हो गया, राम मंदिर भी बन गया, लोग भी आने लगे, लेकिन जो जमीन सरकार जो कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के लिए अलॉट की गई है, तो क्या जब एक सांसद के तौर पर मैं इसको पूछ रहा हूँ कि जितना इंटरेस्ट आपका इसमें है, क्या आप वहां भी अपना योगदान देंगे एज ए सांसद? स्वाभाविक रूप से जो ट्रस्ट मस्जिद का बना, अगर वो लोग वहाँ उस पर काम शुरू करेंगे तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो आवश्यकता उसमें होगी हम उसमें सहयोग करेंगे। इसमें कोई बात तो है ना। अच्छा ठीक सर, मैंने अयोध्या के कई युवाओं से मैंने बात की, जब मोदी जी आए हुए थे अभी 2-3 दिन जो है पहले, तो मैं भी यहीं पे था, तो मैंने कई युवाओं से बात की, हमने उस पर स्टोरी भी की। सर सब कुछ यहाँ युवाओं ने आपकी बहुत तारीफ भी करी है कि जो यहाँ का लोकल का युवा है, बट थोड़ा सा वो एक चीज से डिसअपॉइंट है, निराश है। मैं ये जानना चाहता हूँ अयोध्या में एज ए MP आप क्या कर रहे हैं,
यहाँ के युवाओं को थोड़ा बहुत कुछ रोजगार मिल जाए, ताकि उनको बहुत बाहर न जाना पड़े? क्या कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, दुनिया में पर्यटन से ज्यादा रोजगार कहीं नहीं मिल सकता। और ये जो विकास के काम चल रहे हैं, जो लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ आएंगे, जैसे 84 कोसी परिक्रमा यहाँ बनने जा रही है न, 2015 से हम लोग उसमें लगे थे, स्वीकृति हो गई, अब 2-4 महीने में उसमें काम शुरू। और उस 84 कोसी परिक्रमा पर 150-150 के लगभग पौराणिक स्थल है, प्रभु श्री राम से जुड़े स्थल हैं, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जन्मस्थली। हम पूरे देश और दुनिया को उस पर ले जाना चाहते, उनको दिखाना चाहते, और इसलिए 84 कोसी के साथ साथ उन स्थलों का विकास भी हो, इसका भी प्रयास हो रहा है। क्योंकि कहीं भी कोई जाता है पर्यटक या श्रद्धालु तो रुकना चाहता है, तो अगर वो रुके तो उसके देखने के लिए भी कुछ चाहिए, तभी तो रुकेगा। अच्छा, जब रुकेगा तो उसको धर्मशाला चाहिए, होटल चाहिए, जब घूमेगा तो उसको टैक्सी चाहिए और ऑटो चाहिए, जो भी चाहिए, कार गाड़ी, समझे आप। और जब वो घूमेगा तो जगह जगह दुनिया भर की दुकानें चाहिए, चाय की दुकान, ढाबा, फूल माला की दुकान, चित्र तस्वीर की दुकान, दुनिया भर की बिजनेस बढ़ेगा, खिलौने की दुकान, तो हर आदमी को कोई ना कोई रोजगार मिलेगा। ये हमारा, जैसे मान लीजिए हवाई अड्डा बना अंतर्राष्ट्रीय, तो एम्प्लॉय भी होंगे और रोजगार भी मिलेगा, समझे आप। तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपना मानना, अयोध्या जनपद ही नहीं, आसपास के पूरे पूर्वांचल के लोगों को रोजगार का, नौजवानों को अभाव नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका ये दावा है इस पर? अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो अगर, और ये हमारा ही दावा नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के लोकप्रिय नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, उनकी भी यही सोच है कि जो पूर्वांचल का विकास है वो इसी आधार पर हम कर सकते हैं। इसीलिए जितने इस प्रकार के पूर्वांचल में आस्था के केंद्र हैं या धर्म नगरी है, सबको उसी दृष्टि से विकसित किया जा रहा कि ताकि लोग आए, व्यापार, चाहे बौद्ध धर्म के हों, हाँ, सभी को। सर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरी एक बैकअप टीम है सर, जो कुछ रिसर्च की हुई है आप पर। एक सर आपका स्टेटमेंट है सर, इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा था। ये है कि श्री लल्लू सिंह ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी समाज में हर वर्ग के बीच सौहार्द बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राम मंदिर बनवाने की जगह फिलहाल देश की गरिमा और सीमा की सुरक्षा को तरजीह दे रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये था, अभी जब बनारस में जब ज्ञानवापी का जो मुद्दा था, जो वहां पे हो रहा था, तो क्या अभी मेरी रिसर्च टीम ने आप पे बड़ा अच्छा रिसर्च कर लिया है ये, तो इस पे ये लिखा है कि क्या आप मानते हैं कि मंदिर मस्जिद के विवाद के ऊपर उठकर विकास पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? देखिए, हर चीज का अलग अपना अपना महत्व, समझे कि नहीं आप। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, उसके आस्था के अपने केंद्र हैं। उन आस्था केंद्रों के माध्यम से उनके अंदर जो है संस्कार देने का भी काम होता है, और जो है उनको समाज एकजुट हो, ये भी उसी के माध्यम से होता है, और राष्ट्रवाद की जो धारा है उसको भी उसी माध्यम से प्रभावित। लेकिन चूंकि अन्य धर्मों के लोग भी हैं इस देश में, इसलिए उनको उनका भी सम्मान बना रहे, यह सरकार का कर्तव्य है, भरोसा भी रहे। अब चूंकि ज्ञानव्यापी और वहां का जो विवाद है कोर्ट में है, इसलिए हम उस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर के जो उपेक्षा हजारों साल से इस देश में हमारे आस्था केंद्रों की हुई, हमारे श्रद्धा केंद्रों की हुई,
तो आज जो समाज में संस्कार का संकट खड़ा हुआ, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है। किसी भी स्थान पर आप जाइएगा तो वहां से कुछ न कुछ आपको, जब उसके बारे में आप सुनिएगा उसके इतिहास को, तो कुछ न कुछ आपको संस्कार वहां से मिलेगा। और बचपन से जब बच्चा घूमता है 10 साल 15 साल 20 साल की उम्र में, तो जैसे हमारे भरत जी हैं, भरत कुंड है, उदाहरण दे रहे, अपने माँ बाप के साथ बच्चा अगर वहां जाएगा और पूछेगा कि भरत जी क्या, तो जब भरत जी के इतिहास को बताएंगे उसके माँ बाप, तो उसके मन पर उसका असर कि अपने बड़े भाई के अधिकार जो उसको उनकी माँ जबरदस्ती दे रही थी, उन्होंने उसको नहीं लिया और सन्यासी के वेश में रहते हुए उन्होंने उनके अधिकार को सुरक्षित रखा। 14 साल तक वेट भी किया। इस कहानी खैर तो है। तो एक भाई का भाई के साथ कैसे व्यवहार, माता और पिता के साथ बच्चे का कैसे व्यवहार, तो ये जो संस्कार, वास्तव में ये सब सारे संस्कार केंद्र हैं, समझे आप। इसलिए किसी भी देश में जो भी आस्था के केंद्र उसके हैं, वह उसको, समाज को जानना बहुत जरूरी है। और उस आस्था केंद्रों पर समाज के लोग जाएं और विचार करें, यह भी जरूरी है। सर, एक सवाल मेरा और था आपसे कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी आक्रामक बल्लेबाजी हुई और एक अच्छी खासी सरकार को उखाड़ फेंका। फिर दूसरी बार आई तो दूसरी बार योगी जी स्वयं बहुत अच्छी तरीके से पिच पे थे, खूब अच्छे से बैटिंग, क्योंकि उन्होंने लोगों में अपना भरोसा दिया, आप जैसे नेता उनके साथ में थे। लेकिन बीच बीच में पहली बार जब सरकार बनी थी तब तो बाहर मीडिया में ये सब बातें भी आ रही थी, लेकिन जब दूसरी बार आई तो एक बात फिर से है, जो अधिकारी है उत्तर प्रदेश का वह नेताओं पर बहुत भारी है, कार्यकर्ताओं पर बहुत भारी है। आप इससे कितना वाकिफ है, कितना आप इसको सच मानते हैं? क्या वाकई में यूपी के अधिकारी बेलगाम हैं? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कि अधिकारी भारी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी अपेक्षाएं हम लोगों की होंगी, कार्यकर्ताओं की होंगी, जो हो सकता न पूरी हो पाए। जब बड़ा लक्ष्य रहता है कोई, तो बहुत सारी अपेक्षाएं छूट जाती, तो उसके कारण हो सकता हम लोगों को एहसास होता। और लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते कि अधिकारी हावी हैं। और हमारा मानना है कि बहुत सारे सार्वजनिक जीवन में हम हैं, तो अधिकारी आधारित बहुत काम नहीं करना चाहिए, समझे। हाँ, जैसे बहुत सारे काम हमको समाज के माध्यम से करते रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि फिर बहुत कठिनाई नहीं होती, समन्वय बना रहता है, समन्वय भी बना रहता है। समन्वय बना रहता है। जैसे मान लीजिए हमारी अपेक्षा है कि थाने पर कोई गरीब जाता है, तो हम कप्तान से बराबर कहते हैं कि भाई एसओ जो है उसको सम्मान के साथ बैठा हुआ है, उसकी बात सुने, तो उसकी आधी पीड़ा तो खत्म हो जाएगी। ऐसे किसी भी तहसील में मूल काम तो थाना और तहसील, उसी की शिकायतें, व्यवहारिक पक्ष अच्छा होना चाहिए और वाजिब काम है अगर, तो कोशिश हो कि हो जाए। तो चूंकि बहुत लंबे काल तक इस प्रकार की पहले सरकारें नहीं हैं, जिनके कारण मन मस्तिष्क सबका विकृत हो चुका था, आचरण व्यवहार खराब हो चुका था, व्यक्ति को, समाज उस वर्ग के लोगों को फिर सीधे रास्ते पर लाने पर समय लगता। तो ये थोड़ी कठिनाई है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण इस प्रकार का बने। जो घाघरा नदी है, तो रुदौली क्षेत्र में अभी मेरी एक रिसर्च टीम ने मुझको मैसेज भेजा है कि स्थायी पुल बनाने की कोई मांग की जा रही है, तो क्या आप इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं?
हम जब एक बार सभापति थे आश्वासन समिति के, जब विधायक थे, जी तो जिस पुल की बात हो रही उस पुल को हमने उठाया था और उसी समय उसकी जांच पड़ताल भी हुई थी, आंगड़न भी उस समय मिल बना, तब बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक। तो जगह जगह पुल बने, वैसे 84 कोसी पर भी एक पुल अभी बनेगा। ठीक, अच्छा 84 कोसी पे। और पूरे डलई में जी जी जी, जो 84 कोसी परिक्रमा होती उस पर 2 पुल बनेगा। ठीक है। एक पूरे डलई में बनेगा और एक फैजाबाद जनपद के आखिरी हिस्से पर शेरवा घाट है वहां। अच्छा अच्छा, आउटर एरिया। 84 कोसी 5 जिले में से होकर गुजरती, जी, तो इसलिए वो भी बनेगा। वो चूंकि उसमें है एस्टीमेट में तो बन जाएगा। और अगर पुल बन जाए तो हमको कौन ऑब्जेक्शन क्यों होगा भाई, हम तो जब आश्वासन समिति के थे जी जी, तभी उसका प्रस्ताव किए थे और लोग विभाग के लोग आए थे। अभी एक मसला था, मैं भी लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ आपके लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते थे बट वो शायद नहीं यहाँ पर आ पाए। ये जो सर जब सड़क चौड़ी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोड के आइट साइड के लोग जो हैं उनकी दुकानें जो है टूट रही हैं। अब सर लोगों में एक वहम है कि कल को उनका रोजगार न छिन जाए, तो आप कुछ इसके लिए मैसेज देना चाहते हैं? जो हनुमानगढ़ी का रास्ता है या अयोध्या का है? ऐसा है, जी जी, सरकार ने सबके लिए व्यवस्था की, सरकार बनवा रही है, निर्माण करी, दुकानें देगी। अच्छा, उनको कहीं और व्यापार करने। और जो उन लोगों की दुकानें टूटी हैं, उन लोगों को जिनकी दुकान थी, दुकान का मुआवजा थोड़ा बहुत, और जिनकी जमीन थी, मकान थे, चूंकि अधिकांश उसमें किराएदार है सब, 90%, उनको उनका मुआवजा दोनों देने का काम सरकार ने किया। तो अब चूंकि भारी संख्या में पूरे दुनिया से जब लोग आएंगे तो उनको भी सुविधा उपलब्ध कराना है, और उनके आने से ही व्यापार और बढ़ने वाला है इनका। अगर लंबी दूरी की सोच उनकी होगी तो इस बात पर, और सबको चाहिए भी, सबको तो स्वागत करना चाहिए कि ठीक है हमारी दुकान ले लीजिए, हमको कहीं व्यापार करने के लिए स्थान दे दीजिए। जिससे जब लोग आएंगे तभी तो व्यापार बढ़ेगा, जितना लोग आएंगे उतने व्यापार बढ़ेगा। यही 40 साल पहले हम तब भी थे यहाँ, देखते थे कि क्या स्थिति थी व्यापार की। आज 40 साल बाद देखिए क्या स्थिति व्यापार की। तो जैसे जैसे आने वालों की संख्या बढ़ रही है ना, वैसे वैसे व्यापार भी तो बढ़ रहा है। तो और आने वालों की संख्या तभी अच्छे ढंग से बढ़ेगी जब सारी सुविधाएं, जब उनको डेवलपमेंट मिलेगा तभी होगा। अब एक्चुअली क्या है, लोगों में ये एक शायद एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमको भगा दिया जाए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने सोचा अगर आपके पास कोई बड़ा इसके लिए कोई प्रपोजल। देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है वहां पर, और सबको दुकान दिया जाएगा। ये आश्वासन है, मुख्यमंत्री ने भी कहा उन लोगों से, सारे व्यापारियों से। सर आप ही की पार्टी के एक नेता हैं, आपके ही बगल के जिले के हैं, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक हंगामा किया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, एक मीडिया में ये खबरें आई, लेकिन आपने एक अच्छा वक्तव्य दे करके उस बात को बना लिया। मैं ब्रजभूषण सिंह की बात कर रहा हूं जो कि सांसद हैं कैसरगंज से। उन्होंने यहाँ पे राज ठाकरे को आने से मना किया था, बट आपने कहा कि नहीं हम उनका स्वागत करेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि पार्टी एक, नेता एक ही पार्टी के, तो सर ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्या वो किसी की चाल पे खेल रहे हैं या आप कुछ बताना चाहिए? जी जी, हमारा इसमें कुछ नहीं कहना। जी जी, हर चीज केवल पार्टी नहीं के आधार पे नहीं होती, व्यक्तिगत राय भी, सोच भी सबकी अपनी अपनी। पार्टी की जो नीतियां हैं उसके विपरीत तो कोई काम करेगा तब तो उसको खिलाफ बोला जाएगा। ये तो व्यक्तिगत राय है आदमी की। बहुत सारे लोग उनको मिले होंगे, जो उनसे कहे होंगे, पीड़ा व्यक्त किए होंगे तो उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हमारा अपना मानना है कि प्रभु श्री राम ने खुद भी कहा है,
कि हमारे शरण में जो आता है उसको आने देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो चूंकि हम अयोध्यावासी हैं, जी जी भव्य राम का मंदिर बन रहा है, जी तो हम तो सबका स्वागत करेंगे। इसमें सब प्रकार के लोग आएंगे, अब टेस्ट तो नहीं करने जाएंगे ना कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, जी जी समझे कि नहीं आप। तो उनके अपने राय थे, विचार थे, हमारे अपने विचार थे, समझे। हमको लगा कि हम कोई, क्योंकि कोई भी हो यहाँ आए तो स्वागत करना चाहिए। ठीक जब विभीषण राम के शरण में आया तो विभीषण का स्वागत लोग किया राम ने, और जबकि और उनके सारे सेनापति सारे लोग मना कर रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसे है। और रावण तो जब भगवान राम ने मैंने उनको मारा, वो गिर गए, तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि पैरों के पास खड़े होकर के उनसे शिक्षा करा। जो विद्वान है सब कुछ है, तो हम कैसे रोक सकते हैं किसी को भगवान राम के जन्म दर्शन न करने आओ। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे, बस इसको खत्म करेंगे। ये बताइए 2024 का अभी इलेक्शन आने वाला है, आपकी पार्टी अयोध्या क्या नया करेंगे, क्या नया करने जा रहे हैं? एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ के बल्लेबाजी अभी करना शुरू करती है। अरविंद केजरीवाल ने गणेश लक्ष्मी की फोटो की भी कुछ बातचीत, तो वो भी कुछ हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ कुछ मैनिपुलेट हो रहे हैं अभी। आप ठीक है, हर आदमी अपना प्रयास करता है, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। अच्छा। जो समाज है वो जानता है जी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति समाज का जो भाव है, समझे आप, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और निरंतर समाज में दूरी कम बढ़े, इसलिए इन लोगों का प्रयास रहता है। आज आप जान लीजिए कि हमारी अपनी सोच है कि दुनिया में जब से धरती बनी है, सबसे मूल संघर्ष आर्थिक। उसका कारण क्या है? संपन्न लोग गरीब की चिंता नहीं करते और उसके कारण गरीब उनसे दूरी बनाकर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको आवास, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस कनेक्शन, सारी सुविधाएं दे करके उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। जिसका जो मन भेद है वो खत्म हो गया। एक लाइन में आ गए। हाँ, उनको ये ना एहसास हो हम झोपड़ी में रह रहे हैं तो कोई कोठी में रह रहा। ठीक है, हम एक एक कोठरी में रहेंगे, लेकिन हम भी पक्के मकान में, बिजली है, मकान है। तो वो जो सोच है ना, इसको समाप्त करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहुत बड़ा काम है, समझे आप। क्योंकि किसी भी देश का जो समाज, वह समाज जब उसमें एकजुटता नहीं होती, वहाँ देश तरक्की नहीं। जैसे पंडित दीनदयाल ने कहा कि अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति जब तक उसका उत्थान नहीं होगा, विकास नहीं होगा देश का भी नहीं। तो और ये उन्होंने ही नहीं कहा। आप देखिए इतिहास अगर देखिए तो प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवासी जीवन अपना जो बिताया, और उनके बीच में बिताया उन जैसा जीवन, और उसके अलावा उनमें आत्मविश्वास पैदा हो, इसलिए उन्हीं की सेना बनाकर रावण से युद्ध किया। समझे कि नहीं आप? इसलिए अब चूंकि हम उदाहरण दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम किसी को बना दे रहे हैं, लेकिन चूंकि उसी आधार पर महात्मा गांधी ने देश की आजादी में आम लोग को जोड़ने का कहा। प्रभु श्री राम ने लोग को जोड़ने का कहा। लोग बने आम आदमी को, जन, समझे आप। उसके आधार पर देश आजाद। तो लोग को जोड़ने का काम एक श्रृंखला होती रहती है,
और आज के समय में इस देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं, उन्होंने लोग को जोड़ने का जो काम किया, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में फिर से भारत दुनिया में फिर से अपने परचम को, भारतीय संस्कृति के परचम को लहराएगा और जगत गुरु के रूप में स्थापित होगा। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में अयोध्या के एमपी श्री लल्लू सिंह जी। हम फिर मिलेंगे किसी नए खास मेहमान के साथ। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।